How are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our very first chapter today of class 8, which is about crop production. Okay, so as we all know that we as a living being require food to get energy, to grow, and to be healthy and safe. So for that we all eat food, and we eat food which is derived from the plants and the crops. Okay, so let's start the chapter and discuss about the crop production, the whole journey from where we get the food on our table. Okay, so see. India is a vast country, so our demand for food is also very vast. To fulfill our requirement of food, most of Indians are involved in agriculture. We grow many crops in the form of grains, roots, fibers, etc. The term agriculture is derived from the Latin word ager, means field, and culture means cultivation. The science that deal with the growth, development, and agriculture of plants and animals for food and human is called agriculture. So given below are some tools which are used in agriculture. So as we all know students that we all live in a country which is India. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है. ओके, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड होगा वो भी ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है. ठीक है, इसीलिए हमारी कंट्री की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, सो दैट हम इतना फूड प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सके कि हम सभी लोगों को यहाँ पर फीड कर सके. ठीक, चलो अब हम जो फूड प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स की फॉर्म में, वो डिफरेंट फॉर्म में, लाइक हम ग्रेन्स, रूट्स, फाइबर्स, ये सभी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. एंड इसी को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर. एक ऐसी साइंस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, उसके बारे में स्टडी करती हो, उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है. एग्रीकल्चर जो वर्ड है उसको हमने दो लैटिन वर्ड से लिया है. एक का है एगर, एगर मीन्स फील्ड, एंड नेक्स्ट इज कल्चर, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. फील्ड का कल्टीवेशन इज नोन एज एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे कुछ टूल्स हमें गिवन है जो कि मोस्टली हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, लाइक स्पेड, हो, ट्रॉवल, फोक, प्लो, शॉवल. ओके, so these are some tools which are used in agriculture. Now, Siddharth and Riya saw some tools like spade, hoe, trowel, shovel, fork, plow, etc. in the field when they visited their village. So they want to know the uses of these tools. So today we are going to discuss about the importance of food, the whole process of crop production, the different kinds of techniques, machines and tools used in the crop production. Okay? So first of all, we have to discuss the topic which is crop production. What is crop production? So as we all know कि हमारे कंट्री की फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें एक एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. सो यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट दैट दिस टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ ऑलरेडी बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री सिंस 1960. सो इतने बड़े लेवल पे जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था हमारी कंट्री में 1960s में, ये जो वास्ट प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था. एंड इस टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से ही हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया. ठीक है, सो दिस हैज अकर्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में हमारी कंट्री में आया, यानी किसके एफर्ट्स की वजह से, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं इन इंडिया, उनके कुछ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से वी वर एबल टू प्रोड्यूस अ वास्ट अमाउंट ऑफ क्रॉप्स सिंस 1960s. ठीक है, नाउ सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑफ मेनी फैक्टर्स. अब एक अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं. ओके, फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, क्लाइमेट एंड वाटर, इन सभी का क्या इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पर. मॉडिफिकेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप. ठीक है, हर एक फैक्टर का कैसे मॉडिफिकेशन, मैनेजमेंट किया जा सकता है सो दैट हम टोटल क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके. ओके, चलो, सो नाउ द टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है. सो क्रॉप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी स्पेशली एज फूड और फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक. एक ऐसा प्लांट जिसको स्पेशली या तो एज अ फूड
के लिए ग्रो किया जाता है या एज अ फॉडर? फॉडर मीन्स व्हाट? जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके फूड को फॉडर कहा जाता है। तो जो भी प्लांट हम या तो फूड के लिए, यानी कि फूड जो बेसिक आपके एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स खाते हैं, उसके लिए आप ग्रो कर रहे हो या एज अ फॉडर ग्रो कर रहे हो, उस प्लांट को क्रॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल वीट, मेज क्रॉप, सीरियल क्रॉप, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्रॉप। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जाता है किन बेसिस पर? इन द सीजन इन विच दे आर ग्रोन। एक तो किस सीजन में आप उसे ग्रो कर रहे हो, इस बेसिस पे आप क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हो, बिकॉज सीजन डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल पे। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स है जो जनरली हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। 3 कैटेगरीज। ओके, सो क्रॉप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे ईट। अब क्रॉप्स आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। किस बेसिस पे? उस बेसिस पे कि वो कौन से प्रोडक्ट्स को ग्रो कर रहे हैं। सो क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। ओके, जिन क्रॉप्स को फूड के लिए ग्रो किया जाता है उन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल सीरियल्स एंड पल्सेस। अब सीरियल्स के अंदर वीट, राइस, मेज, बार्ले, ओट्स, बाजरा, ये सभी इंक्लूडेड हैं। पल्सेस में आपके ग्राम, सोयाबीन, पीज, लेंटल्स, मूंग, अरहर, जितनी भी दाल है बेसिकली वो सब पल्सेस में इंक्लूडेड है। सो ये तो आपके फूड क्रॉप्स जो हम किसके लिए? अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कैश क्रॉप्स। कौन से होते हैं कैश क्रॉप्स? वो क्रॉप्स जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि उनको ग्रो किया जाएगा एंड उनको मार्केट में सेल आउट किया जाएगा, सो दैट वी कैन गेट मनी, वी कैन अर्न मनी, एंड ऐसे क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, रबर, शुगर केन। ओके, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कैश क्रॉप्स. Now they have given some more examples of different types of crops such as fruits. Fruits में plum, apple, mango, grapes, guava, papaya, etc. Vegetables grow करते हैं हम onion, potato, spinach. Spices में turmeric, ginger, coriander, cardamom, pepper. Okay. Beverages. What is beverages? I think we all have studied from the childhood कि beverage क्या होती है? Any liquid which is other than water and can be what? Potable. यानी कि कोई भी ऐसा liquid पानी को छोड़कर जिसको पिया जा सकता है। एग्जाम्पल टी, कॉफी, जूस। ओके, दिस इज व्हाट बेवरेज। सो बेवरेज भी आपके क्रॉप्स में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि टी, कॉफी, कोको, शुगर केन एंड शुगर बीट। मेडिसिनल प्लांट्स है कुछ, मिंट, डेडली नाइटशेड, बेलाडोना, सिंकोना, ईसाबुगल, ओपियम, पॉपी, रोज, एक्सेट्रा। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, फ्लेक्स, एंड टिम्बर प्लांट्स में टीक, ओक, महोगनी, शीशम, एक्सेट्रा. So these are the different types of plants or crops which we usually grow in our country. Now crops based on season. अब season based पे कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं? सो बेसिकली इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं. नंबर 1 राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? जो कि नवंबर में सो किए जाते हैं एंड अप्रैल में हार्वेस्टिंग करी जाती है जिनकी, उन्हें हम राबी क्रॉप्स कहते हैं. ये मॉनसून रेन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. जो आपके मॉनसून में बारिश होती है उस रेनफॉल पे ये वाले प्लांट्स डिपेंडेंट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पी. दीज ऑल आर योर राबी क्रॉप्स. नेक्स्ट वी कम टू खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स कौन से हैं? विच आर सोन इन जून. जून मंथ में हम इन्हें सो करेंगे एंड अक्टूबर मंथ में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है. ऐसे क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप्स कहा जाता है एंड ये वाले क्रॉप्स आपके मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट होते हैं. एग्जाम्पल राइस, मेज, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, एक्सेट्रा. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू प्लांट न्यूट्रिएंट्स. सो एज यू ऑल नो, जैसे कि एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिमिलरली प्लांट्स भी अब लिविंग बींग्स हैं, उनकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो द मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो बेसिकली क्या 16 एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड द वेरियस एलिमेंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग 2 टाइप्स. सो टोटल वैसे 16 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी कितनी क्वांटिटी प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है इस बेसिस पे हम इन सभी एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है. ओके, वो एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट, काफ़ी अमाउंट पर रिक्वायर्ड है, उन एलिमेंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ये बेसिकली प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. एट टोटल 8 होते हैं इन नंबर. ओके, एग्जाम्पल
carbon, nitrogen, hydrogen, phosphorus, sulfur, potassium, magnesium and calcium. These are macronutrients. Now we come to micronutrients. So micronutrients वो nutrients हो गए which are required is small amount. Okay, जिनकी quantity ज़्यादा नहीं चाहिए रिक्वायरमेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ओके, सो विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट. दीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस प्लांट एंजाइम्स. जो डिफरेंट प्लांट एंजाइम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्लांट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. एंड ये 7 होते हैं टोटल इन नंबर, दैट इज आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, क्लोरीन एंड बोरोन. ओके, चलो. So the table given below shows a list of cover crop plants grown in our country. ये आपको यहाँ पे टेबल given है, यहाँ पे आपको डिफरेंट या कुछ कॉमन क्रॉप प्लांट्स जो हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं वो गिवन है. जैसे कि सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या है, राइस, व्हीट, बार्ले, वेस, रागी. कुछ फाइबर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जैसे कि कॉटन, जूट. पल्सेस या लेग्यूम्स लाइक ग्राप्स, पीस. ऑयल सीड्स भी है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट. ट्यूबर क्रॉप्स, पोटैटो, टेपियोका, onion, sugar crops like sugarcane and beer, plantation crops like coffee, tea, rubber, coconut, and root crops like sweet potato. So these are some common crop plants which are grown in India. Now next we come to steps of. So as we all know that to raise a crop, a farmer has to carry out some important basic steps in his field. ठीक है, एक क्रॉप को फुल ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए एक फार्मर को कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं प्रॉपरली अपने फील्ड में, सो दैट एक प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन, एक अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके जिसको हार्वेस्ट किया जा सके. सो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सबसे पहले जो ये पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को रेज करने के लिए कि जिस सॉइल में आप उसको ग्रो करोगे उसकी एक प्रिपरेशन करनी ज़रूरी होती है. वैज वी ऑल नो कि टॉप सॉइल जो है वो सबसे फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की. सो इसी सॉइल के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं. इसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको लूज करना पड़ता है, एरेटेड करना पड़ता है, सो दैट जो रूट्स है प्लांट की वो प्रॉपरली डीपली अंदर जाके पेनिट्रेट कर सके. यानी कि वो सॉइल को क्या करोगे, लूज करोगे, उसकी प्लोइंग करी जाएगी प्रॉपरली. ओके, सो दैट वो लूज हो जाए, उनमें एयर स्पेसेस आ जाए, सो दैट रूट्स अंदर तक प्रॉपरली पेनिट्रेट कर सके. सो ये जो प्रोसेस होता है जिसपे हम सॉइल को लूज करते हैं, ओवरटर्न करते हैं, इस प्रोसेस को प्लोइंग या टिलिंग कहा जाता है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस प्लोइंग. प्लोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग and overturning of soil to make it aerated to promote the growth of organism living in the soil is called plowing or tilling. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सॉइल को लूज किया जाएगा, ओवरटर्न किया जाएगा, सो दैट वो क्या हो, एरेटेड हो जाए, उस पर एयर स्पेसेस आ जाए एंड जो प्लांट है या फिर जो ऑर्गेनिज्म उस सॉइल के अंदर रहते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके. इस प्रोसेस को हम प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं. सो इन केस ऑफ एक्सेसिव ड्राई सॉइल, जब बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल होती है उस केस में वाटरिंग इज नीडेड, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी देना पड़ता है, तब जाके प्लोइंग होती है. अगर बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल है, अगर ड्राई सॉइल नहीं है तो वी कैन डू डायरेक्टली द प्लोइंग प्रोसेस. अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वाटर दैट सॉइल टू मेक इट व्हाट, हाइड्रेटेड. ओके, चलो अब क्या क्या बेनिफिट्स है फ्लोइंग के. नंबर 1, इट अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. अगर हम प्रॉपर फ्लोइंग करते हैं तो जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो ज़्यादा डीपली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाती है. लूज सॉइल के थ्रू जो रूट्स हैं वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है डीप सॉइल के अंदर. लूज सॉइल हेल्प्स द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो. लूज सॉइल होगी तो फिर जो अर्थवॉर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रॉपरली ग्रो कर सकेंगे. अर्थवॉर्म्स को हम फार्मर स्प्रेड्स कहते हैं बिकॉज ये सॉइल को और न्यूट्रिएंट्स को क्या बनने के अंदर, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली बन सके इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, इसमें हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है. नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू अप्रूव वीड्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के अंदर जो वीड्स आ जाते हैं वो प्रॉपरली निकाले जा सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर प्लोइंग हो रखी होगी किसकी, सॉइल की. नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली मिक्स हो पाते हैं इन द सॉइल इफ द सॉइल इज प्रॉपरली प्लोड. The large number of soil are broken into fine particles before sowing seeds. The main agriculture implements used for this purpose are plow, hoe and cultivator. Okay, क्या बेसिकली प्लोइंग के अंदर जो बड़े बड़े लंप हो जाते हैं सॉइल के, उनको ब्रेक करके प्रॉपरली लेवल में लाया जाता है सीड्स को क्या करने से पहले, सो करने से पहले. तो कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, टूल्स यूज किए जाते हैं इस पर्पज के लिए, लाइक प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज लेवलिंग. लेवलिंग क्या है, सेकेंड स्टेप.
यहाँ पे जब आपने अपने फील्ड की प्रॉपरली प्लोइंग कर ली, अब उसमें क्या होता है, कुछ बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं सॉइल के, जिनको क्रम्स कहा जाता है। इन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, किसके थ्रू, एक प्लैंक के थ्रू। ओके, सो पहले फील्ड को क्या किया जाएगा, सोइंग करने से पहले प्रॉपरली लेवल किया जाएगा, सो दैट उसमें इरिगेशन प्रॉपरली हो सके। सो द लेवलिंग ऑफ अ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, एंड किसी भी सॉइल की लेवलिंग इसके थ्रू, एक टूल के थ्रू करी जाती है जिसका नेम होता है लेवलर। ओके, चलो, सो प्लोइंग क्या है, सॉइल को लूज करने का, टर्न करने का प्रोसेस प्लोइंग कहलाया जाता है, जिसके लिए क्या हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जिन टूल्स को हम क्रॉप्स के एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। लेवलिंग क्या है, जो सॉइल के अंदर बड़े बड़े पीसीज है, क्रम्स हैं, उनको ब्रेक करना इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज नोन एज लेवलिंग। डन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इट हैव्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सो दैट पानी का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉइल के अंदर, उसमें हेल्प होती है इफ वी हैव डन अ प्रॉपर लेवल ऑफ लेवलिंग। नेक्स्ट, ये जो आपके लूज टॉप सॉइल है उसको कंप्रेस कर देता है, क्योंकि अब हमने आपको प्लोइंग करी थी, प्लोइंग करने से जो आपके टॉप सॉइल है वो लूज हो चुकी है, वो प्रॉपरली कंप्रेस हो सके, जिससे कि इरोजन ना हो ज़्यादा, उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर सोइंग एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स की प्रॉपर सोइंग हो पाती है, यूनिफॉर्मली ग्रोथ हो पाती है बिकॉज ऑफ लेवलिंग। ओके, now agriculture implements, what are agriculture implements? I told you the tools which are used for large scale production of crops के बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए जिन टूल्स का यूज किया जाता है उन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो आई टोल्ड यू सीड्स को सो करने से पहले भी हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है, ग्रैन्युलर बनाना पड़ता है अच्छा प्रोडक्शन के लिए। सो कौन कौन से टूल्स है जिनको प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है, दैट इज प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। सो प्लो क्या है, अ लार्ज पीस ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर डिगिंग एंड टर्निंग ओवर सॉइल स्पेशली बिफोर सीड्स आर प्लांटेड। एक बड़ा सा फार्मिंग इक्विपमेंट का पीस जिसको सॉइल को डिग करने के लिए, टर्न ओवर करने के लिए, ठीक है, सीड्स को सो करने से पहले, उस इक्विपमेंट को प्लो कहा जाता है। ये क्या करता है, सॉइल को सॉफ्ट बनाता है, सो दैट जो प्लांट्स की रूट्स है वो इजीली पेनिट्रेट कर सके। पहले टाइप पे वुडन प्लो का यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइप पे हम आयरन प्लो का यूज भी करते हैं। इसमें क्या है, एक कर्व्ड ब्लेड होती है, एक ब्लेड होती है जो कर्व्ड शेप की होती है, जो टिलिंग में हेल्प करती है। पहले जो प्लो यूज किए जाते थे इसमें एक कर्व्ड प्लेट होती थी जो वुड की होती थी या आयरन की होती थी, जिसे प्लो शेयर कहा जाता है। और वो प्लो शेयर एक लॉन्ग वुड शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, अटैच्ड होता है, जिसको प्लो शाफ्ट कहा जाता है। ये प्लो शाफ्ट के अंदर एक हैंडल होता है जो कि एक थिक बीम से फिक्स्ड होता है, एंड इस बीम को कहाँ रखा जाता है, बुल जो होते हैं उसकी नेक पे रखा जाता है, एंड उसके हुक के साथ उन्हें एक रोप के थ्रू टाई किया जाता है। दिस इज नोन एज प्लो। नेक्स्ट इज सोइंग ऑफ सीड्स। सो अब हमने प्लोइंग कर दी सॉइल की एंड लेवलिंग कर दी, अब क्या होगा, प्रॉपरली सीड्स को सो किया जाएगा। सो जब सॉइल आपके प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुकी है, अब सीड्स को सो किया जाता है। सोइंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप सीड्स को सॉइल के अंदर पुट करते हो, उस प्रोसेस को सोइंग कहा जाता है। सो जब भी आप सीड के सोइंग करते हो तो कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीड शुड बी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, हेल्दी एंड डिजीज रेजिस्टेंट। जो भी सीड्स को आप सो करोगे वो क्या, एक हाई यील्डिंग वेराइटी की होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, एंड उसको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। द सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। अब सीड को क्या, एक राइट डेप्थ में, गहराई में सो करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डीपली सो करोगे, बहुत ज्यादा डीप सो कर दोगे, सो जो सीड्स है उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए। ओके, एंड वो नहीं मिलेगी तो उनकी शूट्स क्या है, उतनी डेप्थ से बाहर इजीली नहीं ग्रो कर पाएंगी अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा डीप ग्रो सो कर देते फिर। इफ सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल दे विल बी ईटन बाय बर्ड्स। एंड अगर आप उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर पे ही क्या कर देंगे, सरफेस जो है सॉइल के ऊपर पे ही उनको सो कर देंगे, तो बर्ड्स उनको खा जाएंगी। सो इसीलिए क्या, एक प्रॉपर डेप्थ में, एडिक्वेट डेप्थ में सीड्स को सो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा डीप होना चाहिए, ना ही बहुत ऊपर सरफेस पे होना चाहिए। ठीक है, द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर। अब सॉइल को क्या, प्रॉपर मॉइस्चर मिलना चाहिए, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स। हर एक सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर स्पेसिंग बहुत कम होगी तो सीडलिंग्स को क्या, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट एंड स्पेस नहीं मिलेगी ग्रो के लिए।
एंड अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग कर देंगे सो जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगी एंड काफ़ी सारा स्पेस जो है हमारे फील्ड का वो वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेसिंग भी रिक्वायर्ड है व्हेन वी आर सोइंग द सीड्स इन द फील्ड. ओके, चलो. नाउ टाइम ऑफ सोइंग. सीड्स को सो करने का टाइम पीरियड क्या है? सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड ईल्ड के लिए, बिकॉज इट वेरीज विद सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. ठीक है, ये जो सोइंग टाइम पीरियड है ये आपका सीजन एंड इरिगेशन फैसिलिटी की टाइम पीरियड के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है. सो नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ सोइंग. सो डेप्थ ऑफ सोइंग भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छे क्रॉप फील्ड के लिए. शैलो या डीप सोइंग की उससे क्या होता है, कम प्लांट प्रोडक्शन हो पाता है बिकॉज सारी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाती है. सो क्रॉप्स आपको क्या, अनइवन स्प्रेड ऑफ प्लांट्स विद लार्ज नंबर ऑफ कैप्स. अगर आपने प्रॉपरली प्लांट्स को एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ ग्रो नहीं किया होगा तो स्प्रेड जो है, प्लांट जो है प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाते हैं एंड अच्छा खासा अगर गैप होगा तो आपका स्पेस भी वेस्ट हो जाता है. सो कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं सीड्स को सो करने के लिए. एक तो है सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, यानी कि आप हैंड के थ्रू सीड्स को सो कर रहे हो, वो एक मैनुअल मेथड हो गया. सेकंड है हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल. ओके, इसके थ्रू भी सीड्स को सो किया जा सकता है जो कि एक मैकेनिक मेथड हो गया. सो अगर हम हैंड मैनुअली के थ्रू करते हैं सो उसे क्या बोला जाता है, जब आप हैंड के थ्रू सीड्स को सो करते हो उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. इसमें क्या होता है, फार्मर एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर सीड्स को इसी तरीके से क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, स्कैटर कर देता है. लेकिन इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस है. क्या कि फील्ड में सीड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, हो सकता है कि सीड किसी एक प्लेस पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर में स्कैटर हो जाए एंड दूसरे प्लेस पे एक भी सीड ना जाए. Okay, next, the seed may not get into the right place and therefore can be easily picked up by birds. The seeds of maize, wheat, barley, mustard, etc. can be sold by this method. क्योंकि seeds को एक proper right place नहीं मिलता है तो उनको काफ़ी सारी seeds को birds खा जाती हैं अगर आप manually seeds को sow करते हो. So ये कुछ disadvantages है of seed sowing manually. Okay, जैसे कि maize, wheat, barley, mustard, इनके कुछ seeds हैं जो कि हम इस method के through sow कर सकते हैं. नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स यूजिंग अ सीड ड्रिल. अगर आप सीड ड्रिल यानी कि मैकेनिकली हम सीड्स को सो करते हैं, सो क्या है, तो सीड ड्रिल क्या है, एक फनल शेप्ड ओपनिंग है जिसमें काफ़ी लॉन्ग ट्यूब होती है. ये ट्यूब आपकी प्लो के साथ अटैच होती है. सीड्स को इस फनल के अंदर डाला जाता है एंड जैसे जैसे प्लो क्या करता है, सॉइल के अंदर फरो बनाता है, सीड्स वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं एक राइट डिस्टेंस एंड राइट डेप्थ के अंदर इन द सॉइल बाय drill. So the method of sowing seeds by using a seed drill is better than broadcasting as the seeds are sown at a regular interval and at a proper depth. So mechanically या फिर बोलो seed drill के थ्रू seeds को grow करने का जो process है, method है, वो ज़्यादा advantageous है because इसमें जो seeds है एक right depth में, एक right amount में, एक regular interval में क्या करती है, sow करी जाती है and काफ़ी fast and economical method है. सभी तरीके के सीड्स एक्सेप्ट वेरी लाइट सीड, कोई ऐसी सीड जिसका वेट बहुत हल्का है, लाइट है, उन सीड्स को छोड़कर बाकी सभी सीड्स हम मैकेनिकली क्या कर सकते हैं, सो कर सकते हैं या फिर इस मेथड के थ्रू सो करी जा सकती है. दिस इज द पिक्चर वेयर दे हैव शोड. ये ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का एंड यहाँ पे सीड ड्रिल यूज करी जा रही है क्या करने के लिए, सीड्स को सो करने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट, सोइंग ऑफ सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड. ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू कैसे हम सीड्स को सो करते हैं. सो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जहाँ पे सीडलिंग्स को डायरेक्टली क्या किया जाता है, सो नहीं किया जाता है फील्ड के अंदर. यानी कि पहले उन्हें क्या करेंगे, पहले उन्हें नर्सरीज में सो किया जाता है एंड जब उसमें से सीडलिंग्स डेवलप हो जाती है फिर उन सीडलिंग्स को हम फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं. इसको बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड. लेकिन इसके भी अब क्या है, अब ये जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे. सो क्या एडवांटेजेस है, नंबर 1, इट एनेबल्स द फार्मर टू सिलेक्ट द हेल्दियर सीडलिंग. इसके थ्रू क्या हमारे जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ कुछ हेल्दी सीड्स को ही चूज़ कर पाते हैं अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए. उसके साथ इट अलाउज बेटर डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम ऑफ प्लांट. प्लांट की रूट एंड शूट बहुत ज़्यादा बेटरली डेवलप हो पाती है बाय दिस मेथड. It allows proper spacing between the plants so that they get proper sunlight, water and nutrients. इसके थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग बन पाती है जिससे हर एक प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं. एंड द प्लांट दैट आर सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स इंक्लूड, अब वो प्लांट्स जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू सो किए जाते हैं, दैट आर राइस, चिली, ब्रिंजल, टोमेटो, अनियन, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा. ओके, नाउ
दिस इज सोइंग ऑफ सीड. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैन्योरिंग. सो सॉइल प्रिपरेशन हो गई. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैन्योरिंग. मैन्योरिंग में क्या है? मैन्योरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्लांट्स आपके वीक हो जाएंगे एंड एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. इसीलिए सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिन्हें हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में ऐड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग मैन्योर. मैन्योर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस जो कि कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है. सो फार्मर्स जनरली क्या करते हैं? जो भी वेस्ट है उसको एक पिट यानी कि गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर उसको डंप कर देते हैं. कोई भी बड़ी सी ओपन प्लेस में एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर सारे में इसको डंप कर दिया जाएगा एंड डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाएगा. अब डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फिर जो डिकम्पोज मैटर तैयार होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है. ओके वो मैन्योर्स जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू मिलते हैं उन्हें नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं. मैन्योर्स को हम कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग मेथड्स के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स हमारे मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ही सप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है. So when large fields are brought under cultivation, natural fertilizers are not sufficient to compensate the soil for its rapidly decreasing nutrients. So बेसिकली जब बहुत बड़े बड़े फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, सो ये जो हमारे नेचुरल मैन्योर्स हैं ये सफिशिएंट नहीं होते हैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिक्रीजिंग अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए. हमें उस कंडीशन में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स को कंपनसेट करने के लिए जो कि सॉइल के अंदर डेफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है. सो फर्टिलाइजर्स आपके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर आप जो भी खरीदने जाओगे आपको बताना पड़ेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर आपको चाहिए. ये सॉइल को क्या करते हैं? एनरिच करते हैं विद वन और मोर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. स्पेशली आपके नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट फर्टिलाइजर्स आते हैं. सो कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स जो हम अपने क्रॉप फीड प्रोडक्शन में यूज करते हैं दे आर यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, potash, superphosphate, NPK, which is nitrogen, phosphorus and potassium. However, the excessive use of fertilizer is harmful to the environment. लेकिन इस fertilizers का use भी एक adequate amount का होना ज़रूरी है. अगर excessive use किया जाता है so इससे एक environment पे harmful effect आता है. Because ये rain water के through क्या होता है? wash हमें हो जाते हैं, जितने भी water sources हैं उनको pollute करते हैं. So there is a difference between manure and fertilizer which they have given to us. Manure एक natural एक नेचुरल वी कैन से काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है जो क्या करता है? सॉइल को या प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज से प्रोड्यूस किया जाता है. फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल से बनाए जाते हैं. ठीक है. मैन्योर्स का सेकंड क्या है कि ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है सो दैट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है. लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है? सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करते हैं. मैन्योर आपके लेस एक्सपेंसिव, सस्ते मिल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं. फर्टिलाइजर काफ़ी एक्सपेंसिव है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. मैन्योर लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, एंड न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं. लेकिन आपकी फर्टिलाइजर्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम. इनका काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है मैन्योर्स का, लेकिन फर्टिलाइजर्स का काफ़ी क्विक रिएक्शन होता है सॉइल पर. मैन्योर्स क्या है? सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करते हैं. फर्टिलाइजर्स कोई भी माइक्रोब्स ऐड नहीं करता है सॉइल के अंदर. मैन्योर्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है. फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ओके. नाउ फार्मर्स ऑल्सो रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फील्ड बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स इन रोटेशन. अब फार्मर्स के पास एक और मेथड है अपने फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं उनको रिप्लेनिश करने का बाय द रोटेशन मेथड. क्रॉप रोटेशन क्या है? इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ऑल्टरनेट सीजन में ग्रो करते हैं. ग्रीन मैन्योरिंग भी एक प्रैक्टिस है जहाँ पे हम सॉइल को एनरिच करते हैं बाय प्लोइंग या ब्यूरिंग द ग्रीन प्लांट्स को सॉइल के अंदर ब्यूरी करके या प्लोइंग करके या आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हो. लेग्यूम्स हो गए, बुशेस के लीव्स हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनको फील्ड में डिकम्पोज होने के लिए
छोड़ दिया जाता है। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये सभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है एंड उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल राइस, मेज, शुगर केन, वीट, कॉटन, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है हेल्दी ग्रो करने के लिए, इसीलिए इनको ग्रीन मैन्योर फील्ड्स में ग्रो किया जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो आई टोल्ड यू मैन्योर कहाँ से बनता है? हमारे जो डंग होता है ऑफ फार्म एंड स्लरी ऑफ वाटर एंड डंग हुज डिकम्पोजिशन, उनके डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है मैन्योर। इससे काफी एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है बिकॉज इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एवोल्यूट होती है लाइक CH4, CO2, H2S, ये सारी हार्मफुल गैसेस है। इसके एवोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, इससे हमारी जो रिवर्स है, वाटर बॉडीज है, उसमें नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जैसे कंपाउंड खींच जाते हैं और उससे यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। नाइट्रेट ग्राउंड वाटर जो है वो अपना खुद का एक वे फाइंड करता है ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंचने के लिए और वहां जाकर उसे हार्मफुल ही इफेक्ट करता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि ये सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को एनरिच करता है, वाटर के वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल को एरेट करता है यानी कि उसके अंदर एयर स्पेसेस बनाता है सो दैट सॉइल पोरस हो सके। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्पफुल है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। सो दीज आर सम कॉमन एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। So we have seen that the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes soil with all the nutrients. Another method of replenishing soil with nutrients is by avoiding the cultivation of the same crop year after year. So basically हमने क्या देखा कि manure का यूसेज जो है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है एंड उसके अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है सॉइल के उनको भी रिप्लेनिश करता है। सो बेसिकली फर्टिलाइजर ज्यादा बेटर है, सॉरी मैन्योर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। अब एक और ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को जो कि ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। उसका क्या मेथड है कि सेम प्लांट को हर साल कल्टीवेट ना किया जाए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट शुड बी कल्टीवेटेड इन द ऑल्टरनेट ईयर्स। ठीक, सो इसको कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डन बाय ग्रोइंग अनदर क्रॉप ऑल्टरनेटली। हर एक साल दूसरा कोई क्रॉप ग्रो किया जाए, इसको क्रॉप रोटेशन मेथड कहा जाता है। पहले फार्मर्स जो नॉर्दर्न इंडिया के थे वो लेग्यूम्स ग्रो करते थे एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड नेक्स्ट सीजन में वीट ग्रो करते थे। इससे क्या होता था, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो है रिकंडीशनमेंट हो जाता था बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आई टोल्ड यू जो रूट प्रोड्यूस होती थी वहां पे एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया व्हिच इज राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिसकी प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके। सो एक साल पहले क्या करते थे, बस सीजन में जो फार्मर्स थे नॉर्थ इंडिया के वो पहले लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करेंगे एंड नेक्स्ट सीजन में वो बीट को ग्रो करते थे। इस तरीके से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो है रिप्लेनिशमेंट हो जाता था। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम स्पीशीज आई टोल्ड यू कहाँ होती है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पल्सेस, बीज एंड पी। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं इमीडिएटली इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं सेवरल टाइम्स। ओके, काफी इजी है स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना फर्टिलाइजर को एंड इजीली सभी सीजन में ये अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ इरिगेशन। सो अब हमने मैन्योर स्टार्ट कर दिए हैं, अब इरिगेशन भी जरूरी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इरिगेशन क्या है, प्रोवाइडिंग अ सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर टू दी सॉइल फॉर द प्रॉपर एट द फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट प्रोडक्शन। तो जो सॉइल के अंदर सीड्स है, प्लांट्स है, उन सभी को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम्स सॉइल को नेचुरली पानी मिल जाता है, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रेन। लेकिन क्रॉप्स को वाटर चाहिए एट द राइट टाइम। अगर रेन हमारी राइट टाइम पे नहीं है तो पूरा क्रॉप प्रोडक्शन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस केसेस में प्लांट्स को वाटर देना जरूरी होता है बाय सम आर्टिफिशियल मेथड्स। सो ये आर्टिफिशियल जो वाटरिंग है सॉइल की फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसी को इरिगेशन कहा जाता है।
इरिगेशन की टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरी करके क्रॉप टू क्रॉप कि किस कौन सा क्रॉप आपने ग्रो किया है, ठीक है, कौन सी सॉइल है, कैसा सीजन है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि इरिगेशन का टाइम कैसा होगा एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो कुछ कॉमन सोर्सेज जो हम इरिगेटिंग के लिए यूज करते हैं दैट आर पॉन्ड, रिवर, कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, वाटर रिजर्वॉयर। सो बोथ यानी दोनों तरीके के ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स को यूज किया जाता है प्लांट्स की इरिगेशन के लिए, ठीक है। सो हमारे पास पहले कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है फॉर द इरिगेशन, जैसे कि फार्मर्स बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते हैं इरिगेशन के लिए अपने फील्ड्स को वाटर करने के लिए, जैसे कि पुली सिस्टम जिसको मोड कहा जाता है, चेन पंप, की लीवर सिस्टम, ओके, फुरो इरिगेशन, कैनाल सिस्टम। ये सभी मेथड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी को वेल, लेक, रिवर, कैनाल यहाँ से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ना। और ये जो मेथड्स है काफी चीप है बिकॉज इसमें ह्यूमन या कैटल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है एंड काफी लेस एफिशिएंट होता है। जैसे दिस इज चेन पंप, दिस इज राहत, ये सारे आपके ट्रेडिशनल मेथड्स है। फिर आता है मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स पे। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स के अंदर क्या इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है एंड फिर वाटर को इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली यूज किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम काफी इफेक्टिव है ऐसी लैंड पे जो कि अनइवन होती है, यानी कि जहां वाटर आपका काफी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है वहां हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनके टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, ठीक, इनको मेन पाइप के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल। फिर वाटर जैसे ही नोजल्स के थ्रू मूव करता है काफी ज्यादा प्रेशर के साथ, तो उससे काफी बड़ा एरिया कवर हो जाता है। इस मेथड को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जो नेचुरल रेनफॉल होता है उस तरीके से होता है एंड सैंडी सॉइल के लिए काफी यूजफुल है दिस मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट ड्रिप सिस्टम। अब इस मेथड में क्या है, वाटर वेस्ट नहीं होता बिकॉज ये काफी इफेक्टिव है वाटर गार्डन, ट्रीज एंड फ्रूट प्लांट के लिए। इसमें वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए काफी यूजफुल है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इसका मेथड का नाम है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, एक मेन पाइप होता है, ठीक है, और उससे फिर बहुत सारे छोटे छोटे लेटरल पाइप्स ज्वाइन होते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल्स, कुछ स्पेशली नोजल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, स्पेशल नोजल्स जो कि इन लेटरल पाइप के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। फिर इन नोजल्स को जो प्लांट्स की रूट होती है जस्ट वहां पे ग्राउंड कर दिया जाता है। इससे क्या है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल रूट्स की पोजीशन पे फॉल होता है एंड इसीलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मॉडर्न मेथड्स है ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट इज वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। सब हमने इरिगेशन भी कर लिया पानी को, नेक्स्ट क्या है, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। सो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। पूरे क्रॉप फील्ड में से उन प्लांट्स को जो कि अनवांटेड है उनको रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको वीड्स कहा जाता है एंड वो फील्ड्स में अपने आप ग्रो हो जाते हैं एंड ये वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट एंड वाटर, इसीलिए इनको रिमूव करना जरूरी होता है। ओके, इस साथ में ये कुछ पेस्ट भी हैं जो क्रॉप्स में स्प्रेड कर देते हैं एंड कभी कभी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। तो कुछ कॉमन से वीड्स हैं जो कि क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं, जो कि सबसे पहले है ग्रास। ग्रास काफी कॉमन सा वीट है। उसके साथ साथ अमरंथस जिसको चौली कहते हैं, सीनोपोडियम व्हिच इज बथुआ, वाइल्ड ओट्स एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन वीड्स। वीड्स को आप मैनुअली भी रिमूव कर सकते हो बाय ट्रॉवल और होए, दिस इज ट्रॉवल एंड को, इसके थ्रू आप मैनुअली भी इन्हें रिमूव कर सकते हो, या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो वीड्स को किल कर देते हैं एंड जो मेन क्रॉप है उसको कोई हार्म नहीं होता उन केमिकल सब्सटेंसेस से, जिन्हें वीडीसाइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल सीमेजीन, मेथाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, एमसीपीए, ये सभी वीडीसाइड्स है जो फील्ड में स्प्रे कर दिए जाते हैं। तो बेस्ट टाइम जो होता है वीड्स को रिमूव करने का वो कब होता है, जब आपके जो क्रॉप्स है या जो बीड्स है वो खुद के फ्लावर्स या सीड प्रोड्यूस ना कर ले, उससे पहले आप अपने बीड्स को क्या कर दो, रिमूव कर दो। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जो क्रॉप्स पे डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस कॉज कर देते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स है लाइक रैट, बर्ड्स, इससे के भी हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है उसको पेस्ट कहा जाता है एंड उन पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करवाकर अपने फील्ड में। एग्जाम्पल डीडीटी, बीएचसी, मेलाथियोन, बारफेरिन, ये कुछ कॉमन से पेस्टिसाइड्स है व्हिच कैन बी स्प्रेड इन आवर फील्ड टू कंट्रोल द पेस्ट।
However, weedicide and pesticides are poisonous chemical and they have some disadvantages. अब ये weedicide, pesticide दोनों ही chemically और substances है और ये क्या इनके अपने भी कुछ क्या होते हैं disadvantages क्योंकि poisonous chemical। क्या disadvantages है? Health of farmers। फार्मर्स की हेल्थ इससे अफेक्ट हो सकती है बिकॉज उनका क्या होगा इन केमिकल्स के साथ एक कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होता रहेगा। फिर इन केमिकल्स के कुछ ट्रेसेस हमारे हार्वेस्टेड क्रॉप में रह जाते हैं, हमारे फूड प्लेट तक भी आ जाते हैं। सो इसीलिए प्रॉपर वॉशिंग करना जरूरी है हर एक फूड आइटम का, उनको क्या करने से पहले, यूज करने से पहले। The next step is harvesting. So, a process of cutting and gathering mature crop is called harvesting. अब जब आपके क्रॉप प्रॉपरली मेच्योर हो चुके हैं, उनको कट करना एंड गैदर करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यानी कि जब क्रॉप आपका प्रॉपरली मेच्योर होता है, उसको मैंने कट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल। दिस इज सिकल या एक कंबाइन मशीन जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है, इसके थ्रू भी किया जा सकता है। हार्वेस्टर को हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, ग्रेन्स को ऐसे बीट किया जाता है सो दैट उसमें से क्रॉप्स बाहर निकल कर आ जाए। ठीक है, सॉरी, क्रॉप्स को बीट किया जाता है सो दैट उसमें से ग्रेन्स बाहर आ जाए। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ बीटिंग इज कॉल्ड थ्रेशिंग। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम क्रॉप्स में से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। फिर थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को क्या किया जाता है, शाफ्ट में से सेपरेट किया जाता है और इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। दिस इज विनोइंग एंड दिस इज थ्रेशिंग। यहाँ पे थ्रेशिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है, क्रॉप्स में से ग्रेन्स को सेपरेट किया जा रहा है और फिर वो ग्रेन्स जब शार्प के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसे विनोइंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है। विनोइंग प्रोसेस में क्या है, मिक्सचर को, पूरा जो मिक्सचर है ग्रेन्स और शार्प का, उसको एक किसी भी आप ग्राउंड हाइट पे से उठाकर ऐसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ फॉल करेंगे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इट शुड बी दैट। तो क्या होगा जब आप उसे से नीचे की तरफ फॉल करेंगे, बिकॉज शाफ्ट काफी लाइट होता है, वो विंड के फ्लो के साथ क्या होगा, दूर चला जाएगा एंड ग्रेस आपके थोड़े से हैवी वेट के होंगे एज कम्पेयर टू शाफ्ट, वो सारे नीचे अलग सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके से शाफ्ट एंड ग्रेन्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। ओके, चलो, तो विनोइंग को हम, एक विनोइंग मशीन है जिसके थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब ग्रेन्स का स्टोरेज किया जाता है। द फ्रेश क्रॉप हैड मोर मॉइस्चर। बिल्कुल जो फ्रेश क्रॉप्स निकलते हैं उनमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, इसे ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले प्रॉपरली ड्राई करना जरूरी है सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ड्राई करे बिना, तो वो स्पॉइल हो जाते हैं और उनके अंदर जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली सनलाइट में क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए सो दैट उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। डन। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे क्या होता है कि कोई भी पेस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगा है, वो क्या नहीं करता, ग्रेन्स पर अटैक नहीं करता। फार्मर्स अपने ग्रेन्स को जूट बैग, जिसको आप बनी बैग कहते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं या कुछ मेटालिक बिन्स होते हैं जिनके अंदर स्टोर किया जाता है। However, large scale storage of grain, अगर ग्रेस का बहुत बड़े लेवल पर स्टोरेज करना है, उसको सिलोज के ग्रैंडरीज में किया जाता है सो दैट उनको पेस्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके साथ इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टोर ग्रेस इन ड्राई एंड कूल प्लेसेस। साथ में क्या, जो भी आप अपने ग्रेस को स्टोर कर रहे हो वो एक ड्राई एंड कूल प्लेस पे स्टोर करना भी जरूरी है जहाँ पे मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी ना हो सो दैट फंगाई की ग्रोथ वहाँ पे ना। स्टोर्ड ग्रेन्स को रैट, इंसेक्ट एंड बर्ड से प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है ना। इसीलिए पेस्टिसाइड्स भी उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। इससे क्या होता है, पेस्ट ग्रेनरीज से दूर रहते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन के लिए ग्रेन सिलोज भी यूज किए जाते हैं। सिलोज क्या है, बड़े बड़े एंड काफी टॉल, बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट स्टॉक ऑफ गुड आइटम्स को डिफरेंट लेवल पे स्टोर किया जाता है एंड उनके अंदर आउटलेट्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे सो दैट आप अपने डिजायर्ड स्टॉक को बाहर निकाल सकते हो। हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इरिगेशन के लिए रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, इसीलिए कुछ स्टॉक्स हैं ग्रेन्स की जिनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है सो दैट कभी अगर क्या हो जाए, प्रॉपर रेनफॉल ना हो एंड अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन ना हो, तो उस टाइम पे उस डेफिशिएंसी को क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमारे वहाँ ग्रेन्स को अच्छे अमाउंट में स्टोर किया जाता है टू कंपनसेट फॉर द शॉर्टेज ड्यू टू द फेलियर ऑफ मॉनसून। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मॉनसून नहीं आ पाया, अच्छी शॉर्टेज और अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुई, तो उस टाइम की शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए ग्रेन्स का स्टोरेज करना जरूरी होता है एंड इस ग्रेन के स्टोरेज को बफर स्टॉक कहते हैं।
मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के क्या डिफरेंट मेथड्स है? तो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन जरूरी है हर एक कंट्री के लिए, सो दैट वहाँ के लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जा सके. तो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन फॉर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड न्यू टेक्निक इन क्रॉप प्रोडक्शन कैन गिव गुड यील्ड एवरी सीजन. सो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन मेथड बताया गया है जहाँ पे हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. सो एग्रीकल्चर रिसर्चर्स क्या कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते हैं कि कुछ न्यू वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जाए बाय एक्सपेरिमेंट. तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेराइटीज को यूज किया जाता है एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है. एंड जो क्रॉप वैरायटी आपको इस मेथड के थ्रू मिलती है उसको हाइब्रिड क्रॉप कहा जाता है. ओके, हाइब्रिड क्रॉप क्या होगा? वो क्रॉप वैरायटी जो दो या दो से ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स के कंबाइंड करने के बाद आपको मिलती है. नेक्स्ट मेथड है मिक्स क्रॉपिंग. अब इस मेथड में दो डिफरेंट क्रॉप वैरायटी को सेम फील्ड में ग्रो किया जाता है एट द सेम टाइम, उसको मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे. इसे मल्टीपल या डबल क्रॉपिंग भी कहा जाता है. इसका क्या एडवांटेजेस है कि दो क्रॉप्स को सेम टाइम पे हम ग्रो कर सकते हैं एंड जो लेबर भी रिक्वायर्ड होगा ऐसे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए वो कम रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन आई टोल्ड यू यहाँ पे क्या है, हम दो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ऑल्टरनेट ईयर्स में ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं इन द सेम फील्ड. एग्जाम्पल, व्हीट एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स को आप ऑल्टरनेट ईयर्स में ग्रो कर सकते हो सेम फील्ड में. वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होगा राइजोबियम में वो सॉइल को एनरिच करेगा नाइट्रोजन के साथ. ओके, हो सकता है जो पहले सीजन में हमने व्हीट क्रॉप ग्रो किया था उसमें नाइट्रोजन जितनी भी सॉइल में थी वो यूज कर ली, उसकी वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का डिप्लेशन हो चुका है. अब नेक्स्ट ईयर अगर हम उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में ग्रो करेंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया दोबारा से सॉइल के अंदर क्या कर देगा, नाइट्रोजन को एनरिच कर देगा. सो दैट नेक्स्ट सीजन फिर से वीट अगर प्रोड्यूस करोगे तो वो वीट दोबारा से नाइट्रोजन का यूज कर सकता है. इस तरीके से न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल में डिप्लीट नहीं होता है. द प्लांटेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज फील्ड इज कॉल्ड मोनोकल्चर. एक फील्ड पे सिंगल प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं इसको मोनोकल्चर कहा जाता है. मोनोकल्चर सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है एंड क्रॉप रोटेशन क्या करता है, उन डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने में हेल्प करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. सो एज वी ऑल नो कि हमारी एयर के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस जो प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन ओनली विच इज अराउंड 78%. ओके, लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूसेज नहीं किया जा सकता बाय द प्लांट. इसीलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स विच इज पी, सोयाबीन, ग्रेन्स एक्सेट्रा, इनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है. ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, इनटेक करता है एंड इसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड इस अमोनिया को ही फिर प्लांट्स बाद में यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसी प्रोसेस को जहाँ पे ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज nitrogen fixation. Then nitrogen fixed by these bacteria is taken up by the plants and stored in the tissues as plant protein. So ये जो नाइट्रोजन जो कि ये बैक्टीरिया फिक्स करता है उसको प्लांट्स क्या करते हैं, टेक करते हैं अपने टिश्यूज के अंदर एज अ प्लांट प्रोटीन स्टोर कर लेते हैं. फिर ये नाइट्रोजन हमारे कहाँ हर्बीवोर्स में पास हो जाता है बिकॉज हर्बीवोर्स इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं तो प्रोटीन्स के फॉर्म में उनकी बॉडी में पास हो जाता है. फिर कार्निवोर्स में एंड देन ऑमनिवोर्स. फिर उसके बाद जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई होते हैं, डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड जो बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में वापस चले जाते हैं. कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड कुछ आपके नाइट्रोजन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है बाय स्पेशल बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन दी सॉइल. इस तरीके से फ्री नाइट्रोजन हमारी दोबारा से एयर में आ जाती है. एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज फ्लो करती है सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है. तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, एक साइक्लिक फ्लो, क्या साइक्लिक फ्लो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बिटवीन सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर अगेन. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल्स क्या है आपके, अ सोर्स ऑफ फूड. सो एनिमल्स भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है और अस लाइक प्लांट्स. तो जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता है वैसे हमें एनिमल्स को भी रेस करना जरूरी होता है केयरफुली सो दैट हम उनसे फूड आइटम्स को गेट कर सके. एनिमल्स को क्या किया जाता है, एक बड़े स्केल पे रेयरिंग करी जाती है फूड प्रोड्यूस करने के लिए. एंड दिस लार्ज स्केल रेयरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, एंड एनिमल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए रेस किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जिनको आप लाइफ स्टॉक कहते हैं.
जैसे कि मिल्क एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोड्यूस करके देते हैं उन्हें आप डेयरी एनिमल्स या मिल्च एनिमल्स कहते हो। काओ, बफलोज, ये सब आपके मेन मिल्च एनिमल्स है। कुछ और भी एनिमल्स है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं लाइक गोट एंड कैमल। एंड इन सभी एनिमल्स का जो मिल्क है वो क्या मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि घी, बटर, कर्ड एंड चीज। नेक्स्ट इज मीट। अब कुछ एनिमल्स हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं, मेनली गोट, चिकन, फिश। ओके, कुछ और भी सोर्सेज है लाइक शीप, प्रॉन, श्रिम्प, इन सभी से क्या मिलता है, ह्यूमन बींग्स को मीट मिलता है। नेक्स्ट इज एग्स। hen, डक एंड टर्की, ये आपके पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, ये हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं। एंड एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पे एग्स प्रोवाइडिंग एनिमल को क्या किया जाता है, ब्रीड किया जाता है, उसको पोल्ट्री कहा जाता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आपके प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट इज हनी। अब वो इंसेक्ट्स जो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं वो आपके हनी बीज हैं। एंड हनी बीज क्या करती हैं, अपने बी हाइव के अंदर हनी को कलेक्ट करती है। हनीज के रियरिंग को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे हनीज की रियरिंग करी जाती है और अ वेरी लार्ज स्केल, दैट इज नोन एज एपीकल्चर। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. We have discussed the whole procedure, agriculture process, and some animal sources also which provide us food. So I hope the chapter was very clear and understood to you. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.